हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल complete a poetry जिसका नाम है एडम्स कर्स एंड दिस इज़ रिटन बाय W.B. ईस्ट, जिनका कंप्लीट नेम है विलियम बटलर ईस्ट। आल्दो पोइट के बारे में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज जो आपका एग्जाम पैटर्न आता है उसमें आपकी पोइट्री की लाइंस आती हैं, आरटीसी आती हैं एंड यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट एंड राइट डाउन योर आंसर्स, या फिर कभी कभी इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। बट बेसिकली आपको इतना पता होना चाहिए कि जो W.B. ईस्ट हैं वो एक आयरिश पोइट हैं, ड्रामेटिस्ट हैं और प्रोज राइटर हैं। उन्होंने प्रोज वर्क पे बहुत ज़्यादा काम किया है एंड ही वॉज एन वेल नोन पोइट ऑफ 20th सेंचुरी। इनका जो जितने भी वर्क हुए हैं, इनका जो एरा था वो 20th सेंचुरी का था। ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1923। बस इतना ही डिस्कस करेंगे, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। बाकी जो एडम कर्स है, तो इस पोइट्री का नाम जो है देखकर ऐसा सिंबलाइज होता है कि ये जो एडम और ईव थे उनसे रिलेटेड कोई पोइट्री है, या जो एडम का कर्स है उससे रिलेटेड कोई पोइट्री है। बट जो पोइट्री है वो कुछ और ही बोलती नज़र आती है। बेसिकली इसमें दिखाया गया है कि जो एडम और ईव का फॉल हुआ था गार्डन ऑफ ईडन से, जिसके बारे में आप सब जानते होंगे, जो एक बिलीफ है, एक माइथोलॉजी है, क्रिश्चियन बिलीफ और माइथोलॉजी है, जिसके बारे में बाइबल में भी इलाबोरेट किया गया है। तो एडम और ईव के फॉल के बाद जितनी भी चीज़ें हैं जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए जीने के लिए इम्पॉर्टेंट है, उनके सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें उन्हें पाने के लिए एफर्ट करना पड़ता है। वो इस पोइट्री में वो इलाबोरेट करते हैं ईस्ट। और इसमें बेसिकली किन 3 चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी गई है, वो बात करते हैं पोइट्री की, ब्यूटी ऑफ वुमेन की और लव की। इन 3 चीज़ों की बात करते हुए नज़र आते हैं इसमें। और ये जो पोइट्री है विलियम ईस्ट ने डेडिकेट की है अपनी लवर, जिनका नाम था मॉड गॉन, जिन्होंने इन्हें रिफ्यूज़ कर दिया था, इनके प्रपोज़ल को रिफ्यूज़ कर दिया था और उन्होंने शादी कर ली थी किसी और से। ये पोइट्री उस टाइम पर लिखी गई थी जब वो किसी और से शादी करने वाली थी। तो ये जो कंप्लीट पोइट्री है ये उन्हें डेडिकेट करते हैं। और इसमें एक छोटा सा कम्युनिकेशन भी दिखाई देता है इन तीनों के बीच में। मॉड गॉन, विलियम बटलर ईस्ट और जो उनकी सिस्टर है मॉड गॉन की, जिनका नाम है कैथलीन। इसमें 6 स्टैंजाज में डिवाइड है ये जो कंप्लीट पोइट्री है। जो फर्स्ट स्टैंजा है वो स्टार्ट होता है, वी सेट टुगेदर एट वन समर्स एंड दैट ब्यूटीफुल माइल्ड वुमेन your close friend and you and I and talked of poetry. I said a line will take us hours maybe. Yet if it does not, seems a moment's thought or stitching and unstitching has been not. वो बोलते हैं कि हम एक शाम को हम सब साथ बैठे थे। यहाँ पे हम सब का मतलब है कि जो W.B. ईस्ट हैं, उनकी लवर मॉड गॉन और मॉड गॉन की सिस्टर कैथलीन। दैट ब्यूटीफुल माइल्ड वुमेन, वो कैथलीन को, जो मॉड गॉन की सिस्टर है, उनको बोलते हैं कि वो बहुत खूबसूरत माइल्ड वुमेन है। माइल्ड वुमेन मीन्स जिसकी जो आवाज़ है वो बहुत सॉफ्ट होती है, सुनने में बहुत अच्छी लगती है, मेलोडियस लगती है। योर क्लोज फ्रेंड, और एक क्लोज फ्रेंडशिप का रिलेशन है इन तीनों का आपस में। एंड यू एंड आई, यहाँ पे यू एंड आई यूज़ किया गया है मॉड गॉन के लिए और ईस्ट ने अपने लिए यूज़ किया है कि हम पोइट्री की बात कर रहे थे और मैंने कहा अ लाइन विल टेक अस आवर्स में भी, कि एक लाइन लिखने में घंटों लग जाते हैं एक राइटर को, एक पोइट को। और जो बाकी लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, उनको क्या लगता है, इट डज़ नॉट सीम अ मोमेंट्स थॉट, कि जो पोइट्री लिख जाती है तो उसको पढ़ने वाले सोचते हैं कि शायद इस पोइट्री को एक मोमेंट के अंदर ही लिख दिया गया है। वो कंपेयर करते हैं पोइट्री को किससे, पोइट्री राइटिंग को स्टिचिंग और अनस्टिचिंग से, कि जिस तरीके से एक टेलर जो कपड़े स्टिच करता है वो सिलाई गलत होने पर दोबारा से उसे अनस्टिच करके सिलता है, स्टिच करता है, उसी तरीके से जो पोइट्री है वो वर्क करती है। कोई राइटर, कोई पोइट कुछ लिखता है, अगर उसमें कुछ सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ग्रामेटिकली मिस्टेक्स है, कहीं एलिट्रेशन में कुछ मिस्टेक हो गया है, एलिगीज में मिस्टेक हो गया है, तो वो उसको इरेज करता है, दोबारा से वहाँ पे दूसरे सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स डालता है। तो वो उसी तरीके से बहुत हार्डवर्क के बाद कोई भी पोइट्री स्टार्ट होती है या कंप्लीट होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ में बोलते हैं, बेटर गो डाउन अपॉन योर मैरो बोन्स एंड स्क्रब अ किचन पेवमेंट और ब्रेक स्टोन्स लाइक एन ओल्ड पेपर इन ऑल काइंड्स ऑफ वेदर फॉर अ आर्टिकुलेट स्वीट साउंड टुगेदर इज टू वर्क हार्डर
than all these, and yet be thought in idea by noisy set of bankers, schoolmasters and clergymen. The mattress called the word. नेक्स्ट पैराग्राफ में वो बोलते हैं कि ये जो पोइट्री लिखना है ये उतना ही हार्ड वर्किंग है जितना कि हार्ड वर्क करते हैं हमारे बोन मैरो, जितना कि हार्ड वर्क करते हैं जब किचन में पेमेंट मतलब कि जब आप सेल्फ को साफ़ करते हैं तब आपका जितना हार्ड वर्क लगता है, स्टोन को ब्रेक करने में जितना हार्ड वर्क लगता है, किसी भी पत्थर को तोड़ने में जितना हार्ड वर्क लगता है, उतना ही हार्ड वर्क लगता है एक पोइट को पोइट्री कंप्लीट करने में, लिखने में। For to articulate sweet sound together to work harder. ईस्ट बोलते हैं कि जितने भी स्वीट साउंड्स हैं उनको एक साथ लाने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। हेयर द वर्ड स्वीट साउंड मीन्स द सिलेक्शन ऑफ वर्ड, सेलेक्टिव वर्ड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे स्वीट साउंड से। और जो नॉइजी सेट ऑफ पीपल की बात की गई है, नॉइजी सेट ऑफ पीपल किनको बोला गया है? बैंकर्स को जो बैंक में जॉब करते हैं, स्कूल मास्टर्स को, टीचर्स को, क्लर्जी मैन को, क्योंकि इन लोगों को क्या लगता है कि जो पोइट्री राइटिंग है दैट इज़ वेरी इजी और कोई भी कभी भी उसको लिख सकता है। तो इन लोगों को W.B. ईस्ट क्रिटिसाइज़ करते हैं सेकेंड पैराग्राफ में, सेकेंड स्टैंजा में। जो थर्ड स्टैंजा है वो फिर से शिफ्ट होता है। The beautiful mild woman and who shake there's many a one shall find out all headache. On finding that her voice is sweet and low, replied to be one woman is to know, although they do not talk of it at school, that we must labor to be beautiful. जो थर्ड स्टैंजा है उसमें बोलते हैं कि दोबारा से वो कैथरीन पे शिफ्ट होते हैं। कैथरीन जो कि सिस्टर है मॉडगॉन की, उनकी लवर की। दैट ब्यूटीफुल माइल्ड वुमेन, कि तुम कितनी ब्यूटीफुल, कितनी खूबसूरत हो। माइल्ड वुमेन सॉफ्ट स्पोकन हो, या जो उनका स्पोकन है वो थोड़ा स्लो है, उनका जो बोलना बहुत प्यारा है, मेलोडियस है, मीठा है, स्वीट है। देयर आर मैनी वन शैल फाइंड आउट ऑफ हेडेक, और तुम्हारी वजह से ना जाने कितने लोगों को हेडेक हुआ होगा, मतलब कि कितने लोग तुमसे अट्रैक्ट हुए होंगे, कितने लोगों ने तुमको चाहा होगा। इस चीज़ को यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया गया है। सो ये कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं है कि कहीं बाहर से लानी है, एक जेन्युइन सी बात बोली गई है इसमें। आप इसे अपनी डे टू डे लाइफ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ऑन फाइंडिंग दैट हर वॉइस इज़ स्वीट एंड लो, वो उनकी आवाज़ के बारे में बोलते हैं कि जो आवाज़ है वो बहुत स्वीट है और लो है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं हमें उनका बोलना बहुत प्लीजेंट लगता है, उनकी आवाज़ सुनना हमें पसंद होता है, तो यहाँ पे उसी तरह की एक वॉइस की बात करते हैं जो कि कैथलीन की है। रिप्लाइड टू बी वॉर्न वोमेन, अब फिर से वो वुमेन पे शिफ्ट हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि वुमेन, जब कोई भी लड़की का बोर्न होता है तो उसे कभी सिखाया नहीं जाता है, ना कि स्कूल में ना ही कहीं और, कि तुम्हें एक ब्यूटीफुल रहना है, तुम्हें हमेशा एज अ ब्यूटीफुल ट्रीट करना है, या फिर तुम्हें अपने ड्रेसिंग पे, तुम्हें अपने फेस पे, तुम्हें अपने स्ट्रक्चर पे इस तरीके से तुम्हें दिखना है कि तुम खूबसूरत लगो। लेकिन ये चीज़ें धीरे धीरे उनके अंदर आ जाती हैं। तो जैसे वो ब्यूटी की बात कर रहे हैं कि लेकिन वो ये भी बात बोलते हैं कि जो एक वुमेन है वो खूबसूरत है, वो सबको दिखाई देता है, लेकिन उस वुमेन के एफ़र्ट्स किसी को दिखाई नहीं देते कि उसने ब्यूटीफुल होने के लिए कितने एफ़र्ट्स किए हैं। सेम एज़ जो पोइट्स होते हैं वो बहुत एफ़र्ट्स करते हैं अपनी कोई भी पोइट्री लिखने के लिए, कोई भी वर्क लिखने के लिए, मास्टरपीस लिखने के लिए, बट जो नॉइजी सेट ऑफ पीपल्स हैं वो उनको समझ नहीं पाते, वो उनको रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, और उनको लगता है कि ये इसमें एफ़र्ट्स की ज़रूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट, नाउ वी हैव फोर्थ स्टैंजा। आई सेड इट्स सर्टेन देयर इज़ नो फाइन थिंग सिंस एडम्स फॉल बट नीड्स मच लेबरिंग, कि पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था कि कुछ पाने के लिए बहुत ज़्यादा लेबर करना पड़े, हार्डवर्क करना पड़े, लेकिन जब से एडम और ईव का फॉल हुआ उसके बाद जो भी चीज़ आपको चाहिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? लेबर करना पड़ता है, हार्डवर्क करना पड़ता है। There have been lovers who thought love should be so much compounded of high courtesy. अब यहाँ पे W.B. ईस्ट बोलते हैं कि कुछ लोगों को लगता है, lovers who thought love should be कि जो प्यार है या जो lovers होते हैं उनको जो प्यार है वो बहुत आसानी से मिल जाता है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए भी बहुत ज़्यादा कर्टिसी की ज़रूरत होती है। दैट दे वुड साइट एंड कोड विद लीन लुक्स, उन्हें बहुत सारे साइंट्स
साइंस का यूज़ करना पड़ता है, बहुत सारे कोट्स पढ़ने पड़ते हैं, किताबों को पढ़ना पड़ता है अपनी बिलव्ड को इम्प्रेस करने के लिए या फिर अपने बिलव्ड को इम्प्रेस करने के लिए। आप ही दोनों को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो। Precedent out of beautiful old books, yet now it seems an idle trait enough। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि किसी पोइट्री को लिखने के लिए कुछ पुरानी खूबसूरत किताबों को देखना पड़ता है, उसी तरीके से अगर कोई लवर अपनी बिलव्ड को अट्रैक्ट करना चाहता है, यहाँ पे ही और शी मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ता है, उसे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए, उसे पैशनेट करने के लिए। In next stanza, stanza number 5, we said grown quiet at the name of love। अब बोलते हैं कि हम तीनों बिल्कुल शांत हो गए जैसे ही प्यार का नाम आया। हम तीनों मतलब W.B. ईस्ट जो कि पोइट है हमारे, मॉड गोन जो उनकी बिलव्ड है, और उनकी बिलव्ड की सिस्टर जिसका नाम है कैथलीन। वी सो द लास्ट इम्प्रेंस ऑफ डे लाइट डाई। हमने देखा कि जो रोशनी है, दिन की रोशनी है, वो ख़त्म हो रही है। डाइज अब ऐसे तो नहीं कि उसकी डेथ हो गई है रोशनी की, इट मीन्स कि जो नाइट है वो आ रही है, जो दिन है वो जा रहा है। And in the trembling blue green of the sky, a moon worn as if he had been a shell washed by time's water as they rose and fell about the stars and broke in the days and years। और जो मून है वो फुल वॉश हो रहा है ऐसा दिखाई दे रहा है, और जो स्काई है, यहाँ पे जो स्काई का कलर मेंशन किया है ब्लू ग्रीन, ये डेडिकेट कर रहा है, दिखा रहा है, प्रेजेंट कर रहा है दैट स्काई इज़ ऑल्सो अपसेट। तो इस चीज़ की बात इसमें होती है। लास्ट स्टैंजा जो है उसमें बात हो रही है आई हैड अ थॉट फॉर नो वन बट योर ईयर्स, कि मैंने सोचा कि कुछ और नहीं बस तुम्हारे ईयर्स, कान तुम्हारे। किसको बोल रहे हैं? W.B. ईस्ट बोल रहे हैं अपनी बिलव्ड मॉडगोन को। दैट यू वर ब्यूटिफुल एंड आई स्टोव टू लव यू इन द ओल्ड हाईवे ऑफ लव, कि इनकी वजह से तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। किस तरीके से? द ओल्ड हाईवे ऑफ लव, द ओल्ड हाईवे ऑफ लव, बिल्कुल पुराने तरीके से मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे ये लाइंस क्यों यूज़ की गई हैं कि बिकॉज राइट नाउ जब ये पोइट्री लिखी गई उस टाइम पे जो उनकी बिलव्ड है मॉडगोन, उन्होंने उनके प्रपोजल को रिफ्यूज़ कर दिया था, मना कर दिया था, और वो किसी और से शादी करने को तैयार थी। तब जो W.B. ईस्ट हैं उन्होंने इस पोइट्री को लिखा था और डेडिकेट किया था मॉडगोन को। दैट इट हैज़ ऑल सीम्ड हैप्पी एंड येट डाउन ग्रोन एज वेरी हार्टेड एज द होलो मून। उसके बाद वो बोलते हैं कि जो उनका हार्ट है वो भी कैसा है? हाफ मून की तरह हो चुका है, आधा हो चुका है। क्यों? क्योंकि जो उनकी लवर है वो उनकी नहीं है, अब वो उन्होंने उसका प्रपोज़ल जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया है। सो ये जो कंप्लीट पोइट्री है ये यहीं पे ख़त्म हो जाती है। इसमें 6 स्टैंजाज हैं। अब ये बात आती है मेनली इसमें 3 चीज़ों की बात की गई है। सबसे पहले पोइट्री की बात की गई है, आफ्टर दैट ब्यूटी ऑफ वुमेन की बात की गई है, एंड लास्ट में लव की बात की गई है। कि इन तीनों चीज़ों को जो कि बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं प्रेफरेंस है, ये जो ह्यूमन्स होते हैं जितने भी, चाहे मेल हो फीमेल हो, सबको इनकी डिज़ायर होती है। तो इनको पाने के लिए किसी भी ह्यूमन बीइंग को बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं। एक पोइट को पोइट्री लिखने के लिए, ब्यूटीफुल वुमेन को अपनी ब्यूटी को बनाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, एफ़र्ट करना पड़ता है, और लवर को अपनी बिलव्ड को अट्रैक्ट करने के लिए उसके लिए भी एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं। विदाउट एफ़र्ट्स कुछ भी नहीं मिलता एडम के कर्ज के बाद। सो ये पोइट्री यहीं पे कंप्लीट होती है। अब आप बोलते हैं कि इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है कि आप इसको 2-3 बार अपनी बुक के साथ कंटिन्यू करो, तभी आप इसको एग्ज़ाम में आने के बाद फाइंड आउट कर पाएंगे कि ये लाइन्स कहाँ से आई हैं। सो मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू टॉपिक और न्यू कंटेंट। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।